हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेयर के बारे में होगा। आज हम चर्चा करेंगे किसी स्फेयर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, चाहे वो हेलो स्फेयर हो चाहे वो सॉलिड स्फेयर हो। हेलो स्फेयर में भी दो होता है, कंडक्टिंग एक नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड में भी सेम टॉपिक होता है, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। सभी के लिए हम जानेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो हेलो कंडक्टिंग हो, हेलो नॉन कंडक्टिंग, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग या फिर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। लास्ट वीडियो में आपने देखा था किसी प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया था। नहीं देखें तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, वहां से जाकर देख सकते हैं। उसके पहले हमने सिलेंडर के बारे में भी चर्चा किया था, यही हमारा हेलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर के ही रूप में था। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो चार्ज स्फेयर होता है। स्फेयर कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले तो ये देख लीजिए। हम यहां पर जो मेनली चर्चा करने वाले हैं स्फेयर, ये दो प्रकार के स्फेयर हम यहां पर लेंगे। एक तो हमारा सॉलिड स्फेयर होगा, सॉलिड स्फेयर, एक हेलो स्फेयर। सॉलिड मतलब होता है ठोस, जो कि पूरा का पूरा ठोस हो। हेलो मतलब जो होता है खोखला, मतलब इसमें जो बाहरी परत होती है वो पतली होती है, अंदर कुछ भी नहीं होता है, ये खोखला होता है हेलो स्फेयर। जैसे कि आप बॉल देखते हो, जो क्रिकेट खेलने वाली बॉल होती है वो हेलो स्फेयर होती है। क्लियर, समझ पा रहे हो सब लोग? अब देखिएगा सॉलिड स्फेयर में भी दो चीजें हम पढ़ेंगे, एक तो कंडक्टिंग और दूसरा नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग को आप इंसुलेटर भी बोल सकते हो, इंसुलेटर, या फिर डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हो, डाई इलेक्ट्रिक। क्लियर, सबको यहां तक क्लियर होता है? और सिंपल सा आप अगर कंडक्टिंग को बोलना चाहो तो मेटेलिक भी बोल सकते हो, मेटेलिक। सेम टॉपिक हमारा यही भी होता है। हेलो स्फेयर में भी हम एक बार कंडक्टिंग पढ़ेंगे, कंडक्टिंग स्फेयर के लिए, और दूसरा नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए। क्लियर, नोट करिए, सब लोग नोट डाउन कर लिए। चलिए अब हम बताएंगे जो यहां पर सॉलिड स्फेयर का कंडक्टिंग होता है, ध्यान समझिएगा। सॉलिड स्फेयर का कंडक्टिंग ये वाला टॉपिक, हेलो स्फेयर का कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग ये टॉपिक हमारा सिमिलर होता है। ये टॉपिक हमारा सिमिलर होता है, मतलब ये कि हम जितने भी कैलकुलेशन फाइंड करेंगे सॉलिड कंडक्टिंग, हेलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए सिमिलर टॉपिक हम यहां पर जानने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं, चाहे हेलो स्फेयर हो, हेलो स्फेयर, चाहे वो कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग, मान लो ये एक कंडक्टिंग है। अब कंडक्टिंग क्या होता है सब लोग जानते हो, जिसमें चार्ज मूव कर सके। नॉन कंडक्टिंग है, हेलो ही है नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड है मतलब अंदर भरा हुआ है, इसका कंडक्टिंग। इन सभी में जब हम बात करेंगे, इसमें कंडक्टिंग है, हेलो खाली है, और ये कंडक्टर भी है। जब उसमें आप चार्ज दोगे तो वो सरफेस पर चला जाएगा, अर्थात इसका चार्ज सरफेस पर होगा। सेम टॉपिक नॉन कंडक्टिंग का भी है, अगर वह खाली है तो अंदर तो कुछ है नहीं, तो चार्ज रहेगा कहां। अगर नॉन कंडक्टिंग भी है फिर भी उसका जितना भी चार्ज होगा वो सरफेस पे आ जाएगा, मतलब चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव। अपनी तो आदत बन गई है पॉजिटिव लेने की, इसलिए हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। आप निगेटिव भी ले सकते हो, कोई भी मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चेंज हो जाता है बस। और कंडक्टिंग अगर लेते हैं वो भी सॉलिड का, देख पा रहे हैं ये सॉलिड है, सॉलिड कंडक्टिंग लेते हैं, अंदर में इसमें जो चार्ज होते हैं वो मूव कर पाएंगे, मतलब यहां पर जब चार्ज दोगे तो अंदर से चार्ज बाहर की तरफ निकल आएंगे सरफेस पर। हम जानते हैं कंडक्टर जितने भी होते हैं कंडक्टिंग मटेरियल, उस पे जो चार्ज होता है ऑन द सरफेस होता है। बट यदि हम कोई सॉलिड लें और वो नॉन कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग, तो उसमें जो चार्ज होता है वो इनसाइड होता है,
पूरे वॉल्यूम में होता है, सरफेस पे नहीं होता है, पूरे वॉल्यूम में होता है। तो इसका टॉपिक अलग हो जाता है, बाकी इन तीनों का टॉपिक अलग हो जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हैलो कंडक्टिंग, हैलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए। फिर आफ्टर इट हम देखेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए। एक बार इनसाइड निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार आउटसाइड निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए शुरू करते हैं, हटा दें इसको। क्लियर, सबको समझ में आ गया? यहां पर सबसे पहले हम बात कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर तो है ही हमारा, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग और हेलो नॉन कंडक्टिंग और एक मिनट, नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग। मतलब हम यहां पर सॉलिड का सिर्फ कंडक्टिंग ले रहे हैं और हेलो का हम क्या लेंगे, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। यही हमारी हेडिंग है। अब देखिएगा इसके जो चार्ज होंगे वो ऑन द सरफेस, चार्ज हमारे सरफेस पर होंगे। क्लियर, समझिएगा सब लोग। तो यहां पर आप एक बार आउटसाइड के लिए लोगे, एक बार इनसाइड के लिए। मतलब ये अगर कोई स्फीयर है, इसके आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर और इनसाइड किसी भी पॉइंट पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इनसाइड या फिर आउटसाइड, कोई सा भी निकाल लो। सपोज दैट हम इनसाइड ले लेते हैं। सबसे पहले इनसाइड, इनसाइड के लिए लेंगे। हमने एक स्फीयर बनाया, हालांकि हमसे स्फीयर बनने वाला नहीं है, आप लोग उम्मीद मत करिएगा। एक स्फीयर बनाया, तो स्फीयर बनाने के बाद हम इसके अंदर बात करें किसी भी पॉइंट पर, इसके अंदर बात करें किसी भी पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट होगा, तो जो पॉइंट लेंगे उसके लिए एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। और गॉसियन सरफेस ड्रा करने के लिए आपको कोई फार्मूला तो होता नहीं, सिर्फ उसकी कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस फॉलो होना चाहिए। और साथ साथ आपको किसी भी टीचर का एक मार्गदर्शन होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। और धीरे धीरे करते करते आप रेगुलर प्रैक्टिस करते करते, जैसे मैं इतने दिन से आपको पढ़ा रहा हूं, अब आपको गॉसियन सरफेस खींचने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती होगी, आप तुरंत बना लेते होगे। अब इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाना है तो सिंपल सा बना लोगे। क्लियर? तो गॉसियन सरफेस बना लीजिए। अब हम बताएंगे यहां पर आप जो कैपिटल आर इसका रेडियस ले लो, जो कि एक्चुअल आपका स्फीयर है। तो यहां पर जो गॉसियन सरफेस बना रहे हो उसका रेडियस स्मॉल आर हो जाएगा। चार्ज क्या होगा ऑन द सरफेस, इसके नहीं, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है, जो आप पॉइंट लियो उसका हमारा स्फीयर बना रहे हो, गॉसियन सरफेस है। चार्ज आउटसाइड होगा, मतलब ऑन द सरफेस। अब हम यहां पर बात करेंगे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। अब ई डॉट डी ए होगा कहां, देखना ध्यान से। अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए यही पॉइंट हम ले रहे थे, यही पॉइंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी इसी डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एरिया वेक्टर भी। हम जानते हैं किसी स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है ऐसे निकलती है, ध्यान समझिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है कुछ ऐसे निकलती है।
जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है, एरिया वेक्टर जानते हैं किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर यही तो होगा, तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। क्लियर? जब सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो यहां पर जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस आता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन आता है। तो यहां पर लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी 0 डिग्री। अब हम जानते हैं cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, जब cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट के लिए सेम होगी। देख पा रहे हैं सभी पॉइंट के लिए जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी सब सेम निकलेगी, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, बाहर कर लेंगे dA। अब E की वैल्यू तो है ही, dA मतलब एरिया ऑफ सिलेंडर, ओ सॉरी स्फीयर, वो भी कौन सा स्फीयर लेंगे, हम इस पॉइंट पर बात करें इसकी, हम इस पॉइंट पर बात करें इसकी, ध्यान समझना। तो जब इसकी बात करें, देखो समझना ध्यान से, हम यहां पर लिख तो दे रहे हैं लेकिन आंसर आने वाला है 0, तो इससे अच्छा है आप ए ही लिखिए ना। किसी स्मॉल पॉइंट हम लिए थे dA, कोई स्मॉल हमारा एरिया वेक्टर था, अब पूरा एरिया के लिए हम क्या कर लेंगे, कैपिटल ए मान लेंगे, कैपिटल ए। और Q की वैल्यू फाई बराबर क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। सिंस यहां पर जो गॉसियन सरफेस हमारा इनक्लोज्ड है, कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, जो गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, सिंस नो एनी चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, मतलब गॉसियन सरफेस के लिए कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज जो है आउटसाइड है, चार्ज हमारा ऑन द सरफेस है, क्या वो कोई चार्ज इसके अंदर है, और हम जानते हैं Q इनसाइड होता है ये ना, चार्ज इनसाइड, तो इसके अंदर कोई चार्ज आ रहा है, कोई चार्ज नहीं आ रहा है। जब चार्ज नहीं आ रहा है तो मतलब इसकी वैल्यू 0, तो बराबर EA, तो E की वैल्यू निकालोगे ऑलरेडी 0 आएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग हेलो स्फीयर के लिए और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या होगा, 0 होगा, जब हम इनसाइड की बात करेंगे। यहां तक सब लोग नोट करें, यहां तक सब लोग नोट करें, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 निकली। अब हम बात करेंगे आउटसाइड की, आउटसाइड में देखते हैं आउटसाइड में क्या आता है। तो मतलब यहां पर देख लीजिए, इसके और इसके लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो 0 आया, इनसाइड के लिए 0। अब आउटसाइड में चलिए चर्चा करते हैं, हटा दें इसको, क्लियर होता है। तो ये सब तो हमारा थोड़ा सा सिमिलर रहेगा, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमारा है सॉलिड कंडक्टिंग, हेलो नॉन कंडक्टिंग और हेलो कंडक्टिंग का ही, तो हम एक स्फीयर लेते हैं जो कि रेडियाई उसका है कैपिटल R ना। हम इसके आउटसाइड कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लिया आउटसाइड हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, कहीं से कहीं भी ले लीजिए, एक पॉइंट ले लिए। अब जब आउटसाइड हमने पॉइंट लिया तो उसका एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, क्योंकि हम आउटसाइड पॉइंट पर ही निकाल रहे हैं। ये देखिए आउटसाइड निकाल रहे हैं, तो हम इसका एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे जो कि सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, जिसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल r होगा, स्मॉल r। तो यहां पर कैपिटल R जो होगा लेस देन स्मॉल r, और इनसाइड में क्या हुआ करता था, कैपिटल R जो था स्मॉल r से बड़ा था, क्योंकि स्मॉल r हमारा अंदर हुआ करता था इनसाइड। अब की बार हम आउटसाइड निकाल रहे हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इस एरिया के लिए, हम इस पर कोई भी चर्चा नहीं करते हैं, हम जो भी चर्चा करते हैं एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसी गॉसियन सरफेस की बात करते हैं। तो गॉसियन सरफेस क्योंकि इसी पॉइंट पर हमें निकालना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी और एरिया वेक्टर भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा ना। तो हमारा फाई बराबर ई डॉट डी ए, ई डी ए cos 0, ई इंटू डी ए बराबर इतना ही आ गया।
ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए होगी। ठीक, सब कुछ यही होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे Q इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू ए की वैल्यू क्या होगी? ए इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का यहाँ पर एरिया निकालोगे। अब देखिएगा इस पे जो चार्ज होगा सरफेस पर ही होगा, सब कुछ सिमिलर ही होने वाला है। हमने क्या किया था, इसके पहले यहाँ पर फाइंड किया था, इसके बीच में, अब की बार इसके बाहर में फाइंड करेंगे। तो अब हम देखेंगे एरिया, एरिया किसका होना चाहिए? इसका। तो एक स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहीं पर बच्चे गलती कर जाते हैं, 4 पाई स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बच्चों। एरिया किसका निकालेंगे? इसका निकालेंगे, एरिया सरफेस का एरिया निकालेंगे। ठीक, अब देखिए ये सरफेस पर चार्ज है, न कि पूरे अंदर चार्ज है, सिर्फ सरफेस पे। जैसे आप एक खेलने वाली बॉल लेते हो तो बॉल के ऊपर चारों तरफ आपका चार्ज फैला हुआ है। तो आप करोगे क्या? सिंपल सा, चार्ज पर यूनिट एरिया निकालोगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे, चार्ज पर यूनिट एरिया निकालोगे। तो लिखेंगे सिंस रो इक्वल सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज क्या होगा हमारा यहाँ पर? चार्ज हमारा Q होगा अपान एरिया हमारा क्या बना लेंगे? एरिया हमारा देखेंगे चार्ज क्या है, किस पर चार्ज है? इस वाले स्फीयर पर, कैपिटल R रेडियाई का। तो कैपिटल R रेडियाई पर जब चार्ज है तो इसका एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, इसका रेडियस कैपिटल R है, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू आ गई। तो यहां से हम Q की वैल्यू फाइंड करना चाहते, Q इक्वल क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, Q की वैल्यू ले जाकर यहीं पर रख देंगे। क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाई इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू में E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू हमें क्या मिल गई? सिग्मा आर स्क्वायर अपान इप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हो सिग्मा हमारा क्या है? कांस्टेंट है, कैपिटल R हमारा कांस्टेंट है, इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। चेंज होगा तो सिर्फ स्मॉल आर चेंज होगा। आप कहीं भी पॉइंट ले सकते हो, यहाँ 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 पॉइंट लोगे तो स्मॉल आर चेंज होगा। मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 1 अपान आर स्क्वायर के बराबर आएगा, 1 अपान आर स्क्वायर के बराबर आएगा। समझे ध्यान से, 1 अपान आर स्क्वायर के बराबर। या फिर आप प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, प्रोपोर्शनल ही बोलोगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा। तो 1 अपान आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटती चली जाएगी। आर स्क्वायर अगर जितना दूर ये आर ले जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही कम होती चली जाएगी। ये चीज आप नोट करेंगे। अगर ये फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, अगर टोटल हमारा चार्ज सेंटर पर आ जाए और उसकी वैल्यू कैपिटल क्यू रख दें तो आप यहीं से फाइंड कर सकते थे इक्वल टू 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो वो हम फाइंड नहीं करना था, हमें फाइंड करना था ये चीजें, क्योंकि हमें एग्जैक्टली वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको याद नहीं करना है, सिर्फ इतना निकालना है। निकालने में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। तो यहां से देख रहे हो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर या फिर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर? समझ पाए? ये तो निकला हमारा सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए, हेलो नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग के लिए। नोट करेंगे। इसका एक ग्राफ प्लॉट करना चाहे तो ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे? चलो ग्राफ भी बना के दिखा दे रहे हैं। ग्राफ आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा था कहां पर? जब आपके इनसाइड था, इनसाइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ बनाएं तो एक पहले आप स्फीयर बना लेंगे। एक सेकेंड, फिर भी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं? बनता नहीं यार, गलत हो जाता है। देखो एक हमने स्फीयर बनाया, स्फीयर बनाने के बाद अब देखेंगे इसके अंदर कोई पॉइंट लेंगे तो मतलब यहां पर इनसाइड होगा,
इसके बाहर कहीं पॉइंट लेंगे तो ये हमारा आउटसाइड होगा, आउटसाइड होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, तो यहां पर ग्राफ ऐसा रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ हमारा। फिर जैसे हम सरफेस पे पहुंचते हैं तो ग्राफ हमारा मैक्सिमम पे चला जाता है। मैक्सिमम कैसे कि सरफेस पे अगर हम निकालेंगे तो ये हुआ करता था, इसके सरफेस पे हम निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होगा, जो कि मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। फिर हमारा क्या कह रहा है, आपकी आउटसाइड में क्या आ गया था, आउटसाइड में ध्यान दीजिएगा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ा रहे थे, E की वैल्यू घट रही थी। मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ाओ, इधर अगर बढ़ोगे तो E की वैल्यू कम हुई ज़्यादा, मतलब इधर बढ़ोगे तो E की वैल्यू ऊपर नहीं जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। तो जैसे जैसे आर बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे E की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो मतलब कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, कुछ ग्राफ ऐसा, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना, ऐसा ऐसा और ऐसा। पहले जीरो एकाएक बढ़ गया, फिर यू आकार में घट गया। अगर E इज डायरेक्टली ऐसा होता, E इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो आपका अगर बनाते भी मान लो ऐसे पहुंचा था, ऐसे पहुंचा था, तब ऐसे जाता, बट ऐसा नहीं हुआ है। 1/r स्क्वायर है, यहाँ पर लिख लेंगे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। नोट करिए, नोट करिए फटाफट से। क्लियर है, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोलो, हटा दें। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉरी स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार आप लोग खुद से ट्राई करें, खुद से ट्राई करें एक बार आप लोग। तो यहां पर देखेंगे, एक तो हम पहले स्फीयर बना लें प्यारा सा। देखिए इसमें भी दो तरीके होंगे, एक इनसाइड एक आउटसाइड। एक बार हम इनसाइड बात कर लेते हैं, फिर हम आउटसाइड बात करेंगे। कोई हमारा एक स्फीयर है, कोई एक स्फीयर है। अब देखिएगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड है और कंडक्टिंग भी नहीं है, इस पे चार्ज मूव नहीं कर पाएंगे। जहां पर जैसे मान लीजिए आप चार्ज दिए तो अंदर ही ये रह जाएंगे, तो इसके स्फीयर पे नहीं आएंगे, तो अंदर इसके चार्ज भरे पड़े होंगे। क्लियर है? अब हम इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर फाइंड करेंगे, किसी भी पॉइंट पर। ये तो मान लीजिए ओरिजिन है, किसी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? जब इस फील्ड पर हमें फाइंड करना है तो एक हम गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। तो इसको हम एक अच्छे से फिगर आप लोगों को बना के दिखा दे रहे हैं। कुछ ऐसा होगा फिगर, ना? इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर एक और होगा स्फीयर। क्लियर? मान लो ये हुआ हमारा गॉसियन सरफेस। अब इसके अंदर पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा नहीं कि इधर ही है, इधर भी है, इसके अंदर ही, क्योंकि इसके अंदर ही तो बना ये। माइनस प्लस कोई सा भी चार्ज ले लो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब क्या करना हमें, इस पर, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहां पर बताएंगे इसका कैपिटल आर और इधर मान लेते हैं स्मॉल आर, आपके मानने के ऊपर है। तो इधर क्या होगा हमारा, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर।
ना। हम मान लेते हैं कैपिटल आर ये रेडियस हमारा एक्चुअल स्फीयर का। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर हमें इनसाइड प्राप्त करना है, मतलब इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो जनरली इसी तरह जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, और एरिया वेक्टर भी इस एक छोटे से एरिया के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, DA, वो भी परपेंडिकुलर, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा सेम, फाई इक्वल टू EDA कॉस थीटा, क्या हो जाएगा EDA कॉस 0 डिग्री। तो E हमारा सभी पॉइंट के लिए, चाहे जिस पॉइंट के लिए निकालें तो सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इक्वल होगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकल गया। DA cos 0 वैल्यू 1 होती है, और फाई इक्वल टू क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर Q इनसाइड होता है, इनसाइड, Q इनसाइड वो भी किसके, गासियन सरफेस के, ना कि इस पूरे सरफेस, गासियन सरफेस के। तो ED है, समझ पाए। अब चलिए ध्यान से समझिएगा आप, क्लियर समझ में आएगा आप लोगों को। Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, बार बार इनसाइड नहीं लिखेंगे, ऑलवेज आप लोग जानते हैं इनसाइड ही होता है, E इंटू एरिया। क्या है एरिया किसका एरिया, इस गासियन सरफेस का, बताओ समझ में आता है कि नहीं। इस गासियन सरफेस का एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर ना। अब यहां पर समझेंगे, क्लियर समझ में आएगा सब लोग, अगर ध्यान से मन लगा के समझेंगे तो बोलो हाँ, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब देखना, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लो। सिंस जब यहां पर चार्ज क्या है, पूरे वॉल्यूम पर है, तो यहां पर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ना कि वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट एरिया लेंगे, यहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे। तो रो लेंगे, रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज क्या है हमारा Q, और वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई, किसका वॉल्यूम, इसके अंदर जितना चार्ज है उसका वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। या फिर Q की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो Q की वैल्यू यहां पर रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जब ले जाकर रखेंगे Q की वैल्यू, तो क्या निकलेगा हमारा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब में कैंसिल करेंगे तो आर बचेगा ना। अब बचा क्या, E इक्वल टू, यहां पर देखेंगे 3, यहां पर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो इंटू आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, रो इंटू आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, इतना ही बचेगा। अब यहां पर देखेंगे, यहां से आपको मिला क्या, रो इज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। मतलब अगर इनसाइड हम आर की वैल्यू बढ़ाएं, मतलब यहां पर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, बाहर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता जाएगा, सरफेस तक बढ़ेगा। सरफेस के बाद क्या होगा, आगे कंडीशन देखेंगे। तो अब की बार यहां पर जो देख रहे हैं, यहां पर इनसाइड के लिए क्या आ रहा है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और आउटसाइड के लिए भी देख लेते हैं। यहां तक नोट करें, आउटसाइड की बात करें हम। चलो आउटसाइड की बात करें, पहले तो एक हम स्फीयर लेते ही हैं, एक हमारा स्फीयर है, ओरिजिन O है, रेडियस कैपिटल R है हमेशा के लिए। किसी बाहर पॉइंट पर ले लिए, मान लीजिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के लिए लेंगे तो एक हम गासियन सरफेस का ड्रा करेंगे, बोलो हाँ या ना, गासियन सरफेस ड्रा किया। तो इस पॉइंट पर ले रहे हैं तो इसके लिए रेडियस हम स्मॉल r मान लेते हैं, एरिया वेक्टर भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, क्योंकि थीटा ऐसा मत कर लेना यहाँ से थीटा लेना, ऐसी कोई बात नहीं, ये थीटा थोड़ी होगा, थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर,
बोलो क्लियर है, मस्त समझ में आ रहा है। चलो अब देखेंगे फाई इक्वल टू ईडीए कॉस थीटा, ईडीए कॉस 0 डिग्री, यहां तक तो सबको क्लियर है। अब जो चार्ज होगा इसके अंदर होगा पूरा, सरफेस की बात तो हो नहीं रही, एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, चाहे जो भी हो, हम सिलेंडर में भी देखे थे नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर था तो वॉल्यूम में था चार्ज, बस इतना ही चार्ज होगा और कहीं चार्ज नहीं होगा। तो यहां पर निकालेंगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू एरिया, गासियन सरफेस का एरिया, गासियन सरफेस R है ना यहाँ पर, R रेडियस का, तो 4 पाई R स्क्वायर। क्लियर। अब हम लिखेंगे सिंस रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां पर समझेंगे, ध्यान समझिएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, जो कि हमारा चार्ज हो, इसके अंदर चार्ज जितना है उसका वॉल्यूम। इसके अंदर चार्ज कितना है, इतना चार्ज तो है नहीं, ये खाली पड़ा है, इतना चार्ज है, चार्ज हमारा कैपिटल R रेडियस के गोले में है, तो चार्ज हमारा Q कितने वॉल्यूम का, 4/3 पाई स्मॉल r, नहीं कैपिटल R क्यूब, वहां पर क्या की थी स्मॉल r, क्योंकि इसके अंदर था, हमें उसके अंदर का ही निकालना था। अब बड़ा वाला जब लिए हैं गासियन सरफेस, इसके अंदर कितना चार्ज है, इधर तो कोई चार्ज ही नहीं, चार्ज हमारा इधर, जब इधर चार्ज है तो हम इधर का ही लेंगे, जब इधर का लेंगे तो इधर रेडियस कितना है कैपिटल R, वही चीज ध्यान समझिए तब समझ पाएंगे। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू ये चीज यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रो इंटू 4 पाई R क्यूब अपान 3, यही तो होगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा यही है। इक्वेशन फर्स्ट की तरह देखेंगे, Q की वैल्यू यहां पर रख देंगे, क्या हो जाएगा, रो इंटू 4 पाई R क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो E की वैल्यू जो हमारी निकली वो कितना निकला, रो इंटू R क्यूब था ही, रो R क्यूब डिवाइड बाई ये R स्क्वायर नीचे आगे जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। मतलब इसके कहने का मतलब ये है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब आउटसाइड इनसाइड जब निकाले, सॉरी ये तो आउटसाइड था ना, ये तो बदलना चाहिए हमको, सो सॉरी ध्यान नहीं दिए, आप लोग बदल लीजिएगा आउटसाइड। आउटसाइड के लिए क्या होगा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। आउटसाइड के लिए निकालेंगे, आउटसाइड के लिए E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। बट जब हम देख रहे थे सॉलिड कंडक्टिंग, हाइलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के लिए, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही थी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। बाकी आउटसाइड की वैल्यू सेम है, नोट करें, नोट करें, क्लियर। अब चलिए ग्राफ बना लेते हैं इसके लिए, आउटसाइड और इनसाइड के लिए ग्राफ बनाएंगे, वो भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए। ग्राफ कैसा होगा हमारा, देखो काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो आज हम सिखा ही देंगे आपको। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का ग्राफ, आप चाहे जिधर मान सकते हो, तो उस तरफ के लिए आपको करना पड़ेगा। पहले तो ये इनसाइड के लिए मान लो एक हमने स्फेयर पहले बना लो, स्फेयर बना लिया, वैसे स्फेयर तो हमें दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा होगा, तो बहुत बेकार स्फेयर है, मान लो स्फेयर है माना, तो ये इसका सरफेस पर होगा, सरफेस पर ये इसके अंदर का भाग, यहाँ पर कहीं भी पॉइंट ले लो, चाहे जहाँ पॉइंट ले लो, तो इनसाइड होगा, तो ये इनसाइड। अब इसके बाहर कहीं भी पॉइंट लोगे तो ये आउटसाइड होगा, आउटसाइड मतलब ये इनसाइड, ये आउटसाइड। अब देखिएगा इनसाइड के लिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ई जो है R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहां तक बढ़ता जाएगा, जब तक सरफेस नहीं आ जाता, सरफेस तक। मतलब आपको एक स्फेयर बना दिया जाए और उसके अंदर एक गासियन सरफेस है, अगर हम R की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं, ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R होती है, स्मॉल r की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता चला जाता है इसके अनुसार, हमने प्रूव किया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ पर इनसाइड में हम जैसे जैसे R बढ़ाते चले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता चला जाता है, दोनों बढ़ते चले जाएंगे, मतलब डायरेक्टली बढ़ता चला जाएगा, कहाँ तक, सरफेस तक।
जब सरफेस पे पहुंच जाता है फिर क्या होता है, आउटसाइड में इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जब हम यहां पर पहुंच जाते हैं इसके बाद आउटसाइड की तरफ चलने लगते हैं, मैक्सिमम हमारा यहीं पर होगा सरफेस पर, उसके बाद घटने लगता है। आउटसाइड में जब पहुंचते हैं तो आउटसाइड की बात कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर या इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ाओ, ई की वैल्यू घटेगी, मतलब इधर अब बढ़ेंगे ई की वैल्यू घटेगी, वो भी आर स्क्वायर बढ़ाएंगे। जब आर स्क्वायर बढ़ाएंगे तो ई की वैल्यू घटती चली जाएगी। अगर वैसे आर और ई में होता तो डायरेक्टली ऐसे आता ग्राफ, लेकिन आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तब ई की वैल्यू घट रही है, तो कुछ ऐसे आता है ग्राफ। ये रहा हमारा ग्राफ, नोट कर लें, नोट कर लें। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अगला जो हमारा वीडियो होगा टोटल जेईई में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन सभी से रिलेटेड, नीट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालांकि जेईई में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगले जो क्वेश्चन हम उठाएंगे नीट में भी आए हुए हैं। बोर्ड एग्जाम के भी 1-2 क्वेश्चन हम रख देंगे, हालांकि हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाएंगे अगले वीडियो में। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और यदि आपको होमवर्क पाना है तो नीचे दी गए लिंक में या फिर आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वो चैनल हमारा है, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए या फिर आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको वहाँ पर रेगुलर होमवर्क मिलते रहते हैं और आपको होमवर्क वहाँ पर ईमानदारी से दिखाना भी पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना है। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।